फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये किसका पार्ट है? आपका पब्लिक फाइनेंस का। और आपकी ये जो दोनों टूल्स हैं, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये दोनों आते हैं आपकी फिजिकल पॉलिसी के अंडर। आपको पता है दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फिजिकल पॉलिसी होती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई रेगुलेट करता है और जो फिजिकल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं। ठीक है, इसलिए पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का। इसलिए इसको गवर्नमेंट का पब्लिक रेवेन्यू की जगह हम गवर्नमेंट रेवेन्यू बोले या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोले, एक ही बात है। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज वाई डिनोट फॉर income of the government, and public expenditure is also known as the expenditure of the government. Okay, now पब्लिक रेवेन्यू इनकम की, गवर्नमेंट को इनकम कहां से आ रही है, क्या क्या सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के इनकम के। ठीक है, और कहां एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट ने। ठीक है, लाइक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लोगों को पेंशन्स दे रही है, सैलरीज दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, एजुकेशन पे खर्च कर रही है, हेल्थ सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो सारा हम पढ़ेंगे किसके अंदर? पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। और रेवेन्यू के सोर्सेज जैसे लाइक टैक्स मिल रहा है ना, गवर्नमेंट को टैक्स, मेन जो सोर्स है वो टैक्स ही है गवर्नमेंट का, और नॉन टैक्स भी है, बोरोइंग्स भी करती है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें वन बाय वन फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो पब्लिक रेवेन्यू है ना, गवर्नमेंट को जो इनकम मिल रही है उसके दो सोर्सेज हैं। एक तो है रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकेंड वन इज कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, आपको इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का पता होना चाहिए। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स हैं हमारी संपत्ति, और लाइबिलिटीज मतलब हमारी देनदारी, कि अगर हमने कहीं से उधार लिया है तो हमने वापस भी करना है कल को, दैट इज नोन एज योर लाइबिलिटीज। एंड एसेट्स जो हमारे पास संपत्ति है वो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे एसेट्स हैं। अब रेवेन्यू रिसीट्स हमारी वो रिसीट्स है, वो इनकम है जिससे ना तो हमें हमारी कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, और ना ही हमारे कोई एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या आएगा कि नाइदर यहां लिख लो, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एनी एसेट्स। कि यहां पे जो हमारे एसेट्स हैं उनमें कुछ कमी भी नहीं आ रही और ना ही किसी प्रकार की लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारी इनकम आ रही है तो हमारी लाइबिलिटी कैसे होगी? हमने कल को किसी को पैसा उधार देना है तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, बट यहां पे आपकी कोई ना लाइबिलिटी बन रही है और ना ही कोई आपका एसेट्स कम हो रहा है। ठीक है, ये फर्दर जब हम आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगी ये चीज। ठीक है, अब जो रेवेन्यू रिसीट्स है, गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, उसकी सोर्सेज क्या है? ठीक है, दो सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, या तो उसको टैक्स मिल रहा है, या तो उसको टैक्सेस से इनकम मिल रही है, या फिर नॉन टैक्स से। ठीक है, नॉन टैक्स से। अब टैक्सेस आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स है एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। हर कंट्री चाहती है कि उसकी इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्स की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होनी चाहिए रेदर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होंगे तो वेलफेयर में रिडक्शन होगा। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में क्या होता है कि जो टैक्स है ना वो अमीर पे, गरीब पे, मिडिल क्लास पे, सब पे एक जैसा पड़ रहा है, पर जो डायरेक्ट टैक्स है ये प्रोग्रेसिव नेचर के हैं। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है कि गरीबों को कम और अमीरों को ज्यादा पे करना पड़ता है टैक्स, इसलिए जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक अच्छी चीज है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इन गरीबों का प्रोपोर्शन भी इसमें सेम है और अमीरों का भी प्रोपोर्शन सेम है। इसलिए हर इकोनॉमी का क्या कोशिश होती है कि डायरेक्ट टैक्स की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होनी चाहिए। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में क्या है कि डायरेक्ट टैक्स की कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग डिक्लेयर नहीं करते अपनी इनकम को, छुपाते हैं कि क्यों? क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ेगा।
अगर टैक्स जिस इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्स की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देते हैं ताकि वेलफेयर में इंक्रीज हो सके। तो इसलिए ज्यादा ध्यान कहां देना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स की तरफ, और इनडायरेक्ट टैक्स कम करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का पता ही नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर हम सामान खरीदने जा रहे हैं बाजार में, तो उसमें जीएसटी इन्वॉल्व है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, बट हमें पता ही नहीं है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स पे है, हम पता है कि हमारी इनकम में से हम ना इतना प्रोपोर्शन टैक्स देना है। तो इसलिए इसके बारे में लोग अवेयर होते हैं कि मतलब गलत फैमिली है कि हाँ हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते, बल्कि डायरेक्ट टैक्स तो कोई कोई पे करता है, बट इनडायरेक्ट हम सभी पे कर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी प्रोडक्ट खाने के लिए, पीने के लिए, कोई भी यूज करने के लिए ले रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसलिए जिन देशों में डायरेक्ट टैक्स का प्रपोर्शन कम होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा कर देती है, क्योंकि उसने अपने खर्चे भी करने होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसका, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं, एक तो एक प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स के केस में हम बात करेंगे, ये वो टैक्स होते हैं जिनमें इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन, ठीक है, कि जिसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस क्या हो, सेम पर्सन पे पड़े, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, यहां पे इंपैक्ट एंड इंसिडेंस नॉट ऑन सेम पर्सन, ठीक है, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन अनदर पर्सन, ठीक है, ऑन अदर पर्सन, ठीक है। अब इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट होता है आपका इनिशियल बर्डन, ठीक है। इंपैक्ट क्या है आपका, इनिशियल बर्डन, और इंसिडेंस क्या है आपका, फाइनल बर्डन। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स, फिर आ जाता है आपका वेल्थ टैक्स। जब वेल्थ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन पे कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। वेल्थ, जब आपके पास ज्यादा वेल्थ है तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। या जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, गिफ्ट दे रहे हो और उसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, 50,000 से कम का अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं है, बट 50,000 से ज्यादा अगर किसी को पे कर रहे हो, आप गिफ्ट दे रहे हो, तो उस पर टैक्स लगेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ उस पे लगता है जिसमें आपका ब्लड रिलेशन ना हो। ब्लड रिलेशन वाले आपके 50,000 से ज्यादा भी टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। आपके जो सगे भाई बहन है वो आपस में गिफ्ट दे सकते हैं 50,000 से ज्यादा, बट आपके ब्लड रिलेशन के अलावा जो भी 50,000 से ज्यादा का आपको पे कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, सॉरी, तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब देखो डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि जो इनिशियल बर्डन और फाइनल बर्डन, ये क्या होता है कि सेम पर्सन पे होता है। लाइक इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स क्या है कि जिसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली उस पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर देखो लेट सपोज मैं अपनी बात करूं, मेरे को क्या है, मेरी इनकम लेट सपोज कितनी है, 2,55,000, ठीक है, ये टैक्स मेरे पे लगेगा और मुझे ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पे लगा मतलब इंपैक्ट मुझ पे, इनिशियल बर्डन मुझ पे, और मैं ही इसको पे करूंगा गवर्नमेंट को, तो फाइनल बर्डन भी मुझ पे। तो ये कैसा टैक्स है, इनकम टैक्स, मतलब मेरे पे लगा, मैं ही पे कर रहा हूं, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन। बट अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इसका एग्जाम्पल है जीएसटी। सभी टैक्सेस को मर्ज करके इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या कर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या होता है कि लेट सपोज प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट पे क्या लगा दिया, टैक्स। इस प्रोड्यूसर ने क्या किया कि ये जो प्रोडक्ट था, इसने जब सेल किया कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट सेल किया, तो ये टैक्स इसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे। तो फाइनल बर्डन किस पे पड़ा, कंज्यूमर पे क्या किया, क्योंकि अल्टीमेट टैक्स पे किसने किया, कंज्यूमर ने। इनिशियली तो प्रोड्यूसर पे पड़ा, पर प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे। अब इनिशियल बर्डन मतलब इंपैक्ट किस पे पड़ा,
इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में इंपैक्ट तो पड़ा प्रोड्यूसर के ऊपर, बट उसने जब शिफ्ट कर दिया तो फाइनल बर्डन पड़ा आपका किस पे, इंसिडेंस किस पे पड़ा, कंज्यूमर पे। तो फाइनल जो अल्टीमेटली टैक्स पेयर कौन है यहाँ पे, कंज्यूमर, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, कंज्यूमर पे करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। और डायरेक्ट टैक्सेस के केस में जिस पे टैक्स लग रहा है वही पे करेगा। नाउ सेकेंड थिंग इज नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में क्या आ जाता है आपका, जो टैक्सेस के अलावा जो आपकी फीस है, फाइन्स है, और आपका जो इंटरेस्ट डिविडेंड है, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड लाइसेंस फीस, ठीक है, लाइसेंस फीस होगी आपकी, आपका गिफ्ट हो गया, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, ठीक है, ये सब आपके आगे नॉन टैक्स में। आपको इनकम मिल रही है बट फीस, लेट सपोज जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में आप जो फीस पे करते हो वो भी तो गवर्नमेंट को ही जा रही है ना। गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को इनकम जा रही है। वो फाइन्स जो आप पे लगते हैं, फाइन्स, लेट सपोज कि आपका जो चालान हो गया तो फाइन आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट डिविडेंड, ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड मीन्स कि आपने किसी को लोन दिया था, किसी फॉरेन कंट्री को लोन दिया था, तो उस पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फीस, लाइसेंस फीस की जो आपने लाइसेंस बनवाना है उसके लिए जो फीस होती है, आपको गिफ्ट मिलते हैं, ग्रांट्स मिलती हैं, वो सारी की सारी इनकम किस में आएगी, आपकी नॉन टैक्स में। जो टैक्सेस से आपको मिल रही है वो क्या होगी, आपकी टैक्स वाली इनकम। जो अदर सोर्सेज से मिल रही है वो होगी आपकी नॉन टैक्स, ठीक है, नॉन टैक्स से जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट। अब कैपिटल रिसीट्स, अब कैपिटल रिसीट्स क्या होगा, यहां क्या था कि ना ही कोई आपका लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा था और ना ही कोई आपका एसेट्स में रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। बट कैपिटल रिसीट्स में क्या होगा कि यहां पे एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी इसकी एग्जांपल्स है ना वो देखिए, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट, सेकंड इसकी एग्जांपल है बोरोइंग, ठीक है, थर्ड इसकी एग्जांपल है स्मॉल सेविंग्स, ठीक है, स्मॉल सेविंग्स जो पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं, इनमें जो लोग पैसे वो करते हैं, इनके बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं जो, ठीक है, ये चीजें आएंगी इसमें। अब डिसइन्वेस्टमेंट मींस कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच रही है। गवर्नमेंट्स का जैसे ये हो गए आपका रेलवे या फिर एयर इंडिया और महारत्ना, रत्ना, ये जो कंपनीज हैं इनके अगर शेयर्स गवर्नमेंट बेच देती है, ठीक है, तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट के एसेट्स थे, गवर्नमेंट की संपत्ति थी ना, इसने बेच दी, किसके लिए, पैसे के लिए, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स, यहां से भी पैसे आ रहे हैं, यहां से भी पैसे आ रहे हैं, यहां से जो पैसे आ रहे हैं इन सोर्सेज से आ रहे हैं, बट यहां से जो पैसे आ रहे हैं ना ये डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मीन कि गवर्नमेंट अपनी संपत्ति को बेच रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अपनी संपत्ति को बेच रही है तो उसके एसेट्स में रिडक्शन आ जाएगी। यहां था नो रिडक्शन इन एनी एसेट्स, बट यहां पे क्या होगा कि रिडक्शन इन एसेट्स। जब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने शेयर्स को बेच रही है, तो उसका एसेट्स पहले इतने थे, अब अगर बेच दिए तो कम रह गए। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और क्या आएगा कि और आपके रिडक्शन, यहां पे रिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। एसेट्स क्या होंगे आपके, रिड्यूस होंगे। नॉर, नाइदर की जगह पे क्या आ जाएगा, आइदर और, ठीक है। अब देखो सेकंड बोरोइंग। बोरोइंग के केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरोइंग कर रही है, चाहे विद इन द इकोनॉमी और आउटसाइड फ्रॉम द इकोनॉमी, की फॉरेन कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर क्या करती है, बोरो करती है। तो अगर बोरो कर रही है तो उससे क्या होगा कि उसकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। अगर पैसे बोरो किए हैं तो बाद में उसको पे भी करने पड़ेंगे। जब बाद में पे करने पड़ेंगे तो उसका क्या बनेगा यहां पे कि लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या होगा कि आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और क्रिएट एनी और रिडक्शन इन एनी एसेट, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं यहां पे कि आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एनी एसेट,
ठीक है, यहां पे ना ही क्या हो रहा था, ना ही आपकी लाइबिलिटी में चेंज आ रहा था, ना ही एसेट्स, बट यहां पे आपकी लाइबिलिटीज में भी चेंज आएगा, एसेट्स में भी चेंज आएगा। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके एसेट्स कम हो जाएंगे, बोरोइंग करते हो तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। अगर स्मॉल सेविंग्स सर्टिफिकेट अगर आप खरीद रहे हो, ठीक है, कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो आप बैंक ये पोस्ट ऑफिस से, या किसान विकास पत्र भी आप बोल सकते हो, किसान विकास पत्र, ठीक है, ये आपने खरीद लिए, पैसे दे दिए आपने और ये कागज खरीद लिए, बट आपको जब ये इसका मैच्योरिटी डेट होगी तो गवर्नमेंट को इसको वापस भी करने हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट की क्या लाइबिलिटी है कि इसके टाइम पीरियड होने के बाद ये आपको गवर्नमेंट ने क्या करने हैं, वापस करने हैं पैसे। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, आपकी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हो जाती है। तो कैपिटल रिसीट्स में आ गया डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें गवर्नमेंट की क्या बढ़ जाती है, या तो एसेट्स में रिडक्शन हो जाती है या फिर क्या हो जाता है कि लाइबिलिटी बढ़ जाती है। ये था आपका इनकम, कि किन किन सोर्सेज से गवर्नमेंट को इनकम आ रही थी। अब हम बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट कहां कहां एक्सपेंडिचर कर रही है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। सॉरी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसे हमने रेवेन्यू में देखा, दो टाइप के थे रेवेन्यू आपके, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। ये भी दो टाइप के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये रेकरिंग टाइप का है आपका, रेकरिंग टाइप का, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप खर्चे कर रहे हो, ठीक है, कहां पे खर्चे कर रहे हो, अगर रेकरिंग है, लेट सपोज आप सैलरीज दे रहे हो, तो सैलरीज क्या है, रेकरिंग नेचर की है, हर महीने आपको आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको देनी ही देनी है। आप सब्सिडीज दे रहे हो लोगों को, ठीक है, सैलरीज हो गया, सब्सिडीज हो गया, आपका पेंशन्स हो गया, पेंशन्स के अलावा अगर बात करें ग्रांट्स, ठीक है, ग्रांट्स हो गया, और सॉरी ये जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज पे आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो रेकरिंग टाइप का जो है, ये सारा का सारा किस में आएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे यहां भी आप क्या कर रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, सब्सिडीज दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, ग्रांट्स दे रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ठीक है। यहां पे भी क्या हो रहा है, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी आप पे पड़ रही है इस केस में, ठीक है। इसलिए क्या है, ये रेकरिंग टाइप का है कि आपको सैलरीज, पेंशन, ग्रांट्स ये जो है कंटिन्यूसली आपको देनी पड़ती हैं। इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है कि कहां पे आपने खर्च करना है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, यहां क्या होगा, यहां पे आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी आएगा, सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट, कि जो आपने पैसा लिया है, आपने कहीं से बोरोइंग की है। हमने यहां पे देखा था कैपिटल रिसीट्स में कि बोरोइंग की है, हमने बोरोइंग करके हमें पैसा मिला, इसलिए ये भी गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। बोरोइंग है, बट है तो गवर्नमेंट को पैसा तो मिला है ना, इसलिए हमने इनकम ऑफ द गवर्नमेंट में ये पार्ट किया कि बोरोइंग, पैसा मिला। अब जो पैसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम, पैसा देना भी तो है ना, इसलिए हम इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब जो हमने पैसा लिया है ना, उसका जो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, वो इस पोर्शन में आएगा। कि अगर हमने लेट सपोज 10 करोड़ रुपया लिया है और मंथली या ईयरली हम उस पे जो भी लेट सपोज 1 लाख का क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट जो हम मंथली पे कर रहे हैं वो आपका पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। बट वो सारा का सारा जो हमने ये जो 10 करोड़ लिया था, ये जो रिपेमेंट है ना, ये आएगी यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, रीपेमेंट, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, रेकरिंग टाइप का। आपको इंटरेस्ट पेमेंट क्या करना पड़ता है, हर महीने या हर एनुअली होगा तो हर साल आपको पे करना पड़ेगा, मींस रेकरिंग टाइप, शॉर्ट, इसको हम शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, रेगुलर नेचर के लिए। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म की बात करता है, ठीक है। तो अभी लॉन्ग टर्म की बात करेगा तो रीपेमेंट ऑब्वियसली आ जाएगा कि 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको जितना भी ये लोन लिया था आपने, यहाँ पे आपने बोरोइंग की, आपको पैसे मिल गए।
यहां पे आपने इंटरेस्ट पे कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या कर दिया आपने, रीपेमेंट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा हम बोले तो यहां पे क्या है, लॉन्ग टर्म में देखो, अब ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जितना भी खर्चा होता है ना, वो आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। रोड्स बनाने हैं, लेट सपोज ब्रिज बनाने हैं, ये महीने 2 महीने का काम नहीं होता, आपको नेशनल हाईवेज बनाने हैं तो इस पे बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है, रोड्स बनाने, ब्रिज बनाने, ये सारे कहां पे आएंगे, ये आएंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, रोड्स, पावर प्लांट्स। ठीक है, जो आपने पावर प्लांट्स बनाने हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, ये जितने भी आपने बनाने हैं वो भी कहां आएंगे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आपने लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ठीक है, लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ठीक है, लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मींस कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो आइदर स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री को लोन दे रही है। ठीक है, ये जो लोन प्रोवाइड करवा रही है हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक मींस हमारा जो सेंटर है, हमारी गवर्नमेंट किसी और गवर्नमेंट को या स्टेट्स को जब पैसे देती है, ठीक है, मींस उसको किसी और का फाइनेंस करती है, तो उस पर भी एक्सपेंडिचर होगा। ये वाला एक्सपेंडिचर किस पे आएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, जब ये वाले एक्सपेंडिचर लॉन्ग पीरियड में है तो हम बात भी किसकी करें यहाँ पे, लॉन्ग टर्म की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, इससे क्या होगा, आपकी लाइबिलिटीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा और एसेट्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एसेट्स पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा, वहां पे क्या था कि आपका एसेट्स में रिडक्शन हो रहा था, बट यहां पे एसेट्स में क्या होगा, रिडक्शन नहीं होगा, यहां पे आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पावर प्लांट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स होगा आपका। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स, और जो आप पैसे पे कर रहे हो तो लाइबिलिटीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑन लाइबिलिटीज। बट यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे सेम केस है कि नाइदर देयर इज एनी इफेक्ट ऑन एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये था आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पोर्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।